ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, सिंगल एंट्री सिस्टम के शॉर्ट क्वेश्चन। मेरे पास जो बुक है इसमें 439 पेज है, 439। ठीक है, ठीक है सबको आगे चलता है। एंड 439 यहाँ से निकालना चाहिए। अच्छा, इसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन, अब जिन लोगों ने पहले पहले लेक्चर्स नहीं लिए हुए, शुरू के लेक्चर्स नहीं लिए, वो लोग यहाँ से भी इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। तो हमारे चैप्टर का नेम है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन अब आपको यहाँ से मिलती है, इनको ध्यान से समझ लें, नो प्रॉब्लम, सारे मसले हल हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ही ये है कि सिंगल एंट्री सिस्टम को डिफाइन करें कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। अच्छा, पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में बात करें ताकि आप लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर हम इसकी तरफ आएंगे कि इसमें कौन कौन सी बुक्स या कौन कौन से रिकॉर्ड बनती है। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, अच्छा इसके एक दूसरा नाम भी है। सिंगल एंट्री सिस्टम को एक और भी कहते हैं, पता किसी को? अगर मैं लिखूंगा जब तो फिर आप लोग को याद आ जाएगा। पहले एक दफा मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं, सेकंड यूज क्या है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट records, comes from incomplete records, यानी कि इसको इनकम्प्लीट सिस्टम भी कहते हैं। उर्दू में इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? नामुकम्मल। ये सिस्टम मुकम्मल नहीं होती, इसमें हर चीज की डबल साइड रिकॉर्ड नहीं होती, यानी कि डबल एस्पेक्ट इसका रिकॉर्ड नहीं होती, तभी तो इसको सिंगल साइड कहते हैं, तभी तो इसका नाम क्या है, सिंगल एंट्री। ठीक है, यानी कि एक साइड रिकॉर्ड होती है नॉर्मली, आमतौर पर एक साइड। आपने आइकॉन पार्ट 1 में पढ़ा था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है कारोबार में, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको दो जगह पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, या दो तरफे उसकी रिकॉर्ड करते हैं, या दो पहलू उसके रिकॉर्ड करते हैं। याद है, एक पहलू को हम कहते हैं डेबिट और दूसरा क्रेडिट। आप लोगों ने जनरल एंट्री करी है ना, जनरल एंट्री। तो एक चीज, एक अकाउंट डेबिट होता था तो एक अकाउंट क्रेडिट होता था। हर डेबिट का एक क्रेडिट था और हर क्रेडिट का एक डेबिट था, पर दोनों की अमाउंट हमेशा आपस में बराबर होती है। ऐसा होता था आइकॉन पार्ट 1 में। वो था डबल एंट्री सिस्टम, उसको डबल एंट्री सिस्टम कहते थे, और उसको कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, यानी कि मुकम्मल। लेकिन ये कौन सा है, सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट सिस्टम। यहाँ पर इसका मतलब है कि हर चीज की डबल रिकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक है, तो अब सिंगल एंट्री सिस्टम की तारीफ क्या बनी? आपने वैसे आइकॉन पार्ट 1 में पढ़ी हुई है, आइकॉन पार्ट 1 में सिंगल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। अभी हम रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ हमने पढ़ा जी। क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम? इधर देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें समटाइम्स one side of transaction is recorded। अच्छा, इसको वन साइड कह लें या वन एस्पेक्ट कह लें, कहीं पर इसको वन एस्पेक्ट लिखा हो। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो कभी उसका एक पहलू रिकॉर्ड किया जाता है, और कभी कभी टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डिंग। कभी कभी दोनों पहलू रिकॉर्ड किए जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है, एक पहलू भी नो एस्पेक्ट
no aspect of a transaction is recorded. ये बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को इसीलिए इनकम्प्लीट कहते हैं। अच्छा, इसकी तारीफ क्या बनेगी, उर्दू में क्या तारीफ बनेगी? ये एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें कभी कभी ट्रांजैक्शन का एक पहलू रिकॉर्ड होता है, कभी कभी ट्रांजैक्शन के दो पहलू रिकॉर्ड होते हैं, और कभी कभी ट्रांजैक्शन का कोई पहलू रिकॉर्ड ही नहीं होता। याद होगी डेफिनेशन? ये एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शन का कभी कभी रिकॉर्ड होता है, कभी कभी रिकॉर्ड होता है, कभी कभी रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये साथ साथ ही हमें याद भी होगी डेफिनेशन। तो फिर दोबारा इसको रिवाइज करेंगे। ये एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें कभी कभी ट्रांजैक्शन का एक पहलू रिकॉर्ड होता है, कभी रिकॉर्ड होता है, कभी कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। याद होगी सिंगल एंट्री। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं कि कभी एक पहलू रिकॉर्ड होता है, कभी दोनों होते हैं, कभी कोई भी नहीं होता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार नहीं की जाती, सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर तैयार नहीं की जाती। जो आपने अकाउंट पार्ट 1 में पढ़ी, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया अकाउंटिंग में, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग अकाउंट पार्ट 1 में ट्रायल बैलेंस बनाया था। सबसे पहले क्या बनता है? जनरल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की आपको बताया गया था कि दोनों साइडें हमेशा बराबर आती हैं। बराबर दोनों साइडें से मुराद है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब उसकी दोनों साइडें बराबर आती हैं क्योंकि उसकी अगर एक ट्रांजैक्शन की डेबिट साइड रिकॉर्ड हो रही है तो उसकी क्रेडिट भी रिकॉर्ड हो रही है, और अगर किसी ट्रांजैक्शन की क्रेडिट रिकॉर्ड हो रही है तो उसकी डेबिट भी रिकॉर्ड हो रही है। वहां पर दोनों साइडें रिकॉर्ड हो रही होती है, इसलिए वहां पर ट्रायल बैलेंस बन सकता है, वहां पर ट्रायल बैलेंस बराबर भी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर तो कभी एक रिकॉर्ड होती है, कभी कोई रिकॉर्ड ही नहीं होती। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाना मुमकिन है, यहाँ पर बन सकता है ट्रायल बैलेंस। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। वजह क्या है? ये वजह कि कभी एक साइड रिकॉर्ड हो रही है, कभी दोनों ही हो रही है, और कभी कोई भी नहीं हो रही। तो ट्रायल बैलेंस तो बराबर आना ही नहीं, तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, कुछ बस प्रिपेयर होते हैं। अब कौन कौन से इसमें प्रिपेयर हो सकते हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखें यहाँ पर आप देखें पहला वाला, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जा सकती हैं या कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर आमतौर पे किए जाते हैं? तो कितनी किस्म के किए जा रहे हैं? 3 किस्म के। नंबर 1 एक तो डेट, यानी कि जिसको आप जर्नल कहते हैं, जो आप लोग आइटम पार्ट 1 में भी बनाते हैं, लेकिन वो था जनरल जिसमें डबल साइड आप लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर जनरल डे एक डे बुक हम बना सकते हैं जिसमें कभी सिंगल साइड कभी डबल साइड रिकॉर्ड होती है। दूसरी कौन सी है? कैश बुक बन सकती है यहाँ पे। और तीसरी लेजर अकाउंट्स। कुछ लेजर अकाउंट्स बनते हैं यहाँ पे, सारे लेजर अकाउंट्स भी यहाँ पर प्रिपेयर नहीं होते, ठीक है? तो कुछ लेजर अकाउंट्स बनते हैं, कुछ नहीं बनते। तो ये 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रिपेयर कर सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से एमसीक्यूज भी बनते हैं, यही चीज़ एमसीक्यूज में भी आ जाती है कि यहाँ जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स आमतौर पे बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शंस भी होंगी। अगर एक ऑप्शन है जर्नल, दूसरा है ट्रायल बैलेंस, तीसरी ऑप्शन है कैश बुक, चौथी ऑप्शन ए एंड सी, इस तरह करके ऑप्शन दी हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल एंट्री में क्या बनता है? डे बुक, कैश बुक और कुछ लेजर अकाउंट। सारे के सारे कुछ लेजर अकाउंट मेंटेन यहाँ पर किए जाते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा, इसके नीचे एक डेफिनेशन भी दी हुई है, उसको जरा रीड आउट कर लें, तर्जुमा कर लें उसका भी। बॉल पेन रेडी रखा करें, जो चीज़ आपको लगे हाईलाइट करने वाली उसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर लिए करें। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, और लिखा नीचे, और के नीचे एक डेट डेफिनेशन भी लिखी है। क्या लिखी हुई है? अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम समटाइम्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। यही बात की हमने पहले। कभी कभी क्या होता है, बोथ एस्पेक्ट्स यानी कि दोनों एस्पेक्ट्स जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। Sometimes only one aspect of a transaction is recorded। और कभी कभी क्या हो रहा है, एक एस्पेक्ट जो है वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। And sometimes no aspect of a
ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई ट्रांजैक्शन का हम लोग रिस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहे होता। यही तारीफ है सिंगल एंट्री सिस्टम। अच्छा, ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। आपको पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन सिंगल एंट्री सिस्टम, तो आपने ये और के नीचे वाली जो दो लाइनें हैं ये आपने लिखी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, तो फिर आपने ये ऊपर वाले तीन बताने। ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और ये दो डिफरेंट तरीकों से आते हैं। समझ आ गई बात? अगला सवाल देखें, डबल एंट्री सिस्टम। ये तो अभी हमने बताया ही है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। डबल एंट्री सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? इस सिस्टम में क्या होता है, ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। दोनों एस्पेक्ट, दोनों पहलू रिकॉर्ड किए जाते हैं और दोनों को रिकॉर्ड करना लाजमी है। क्लियर होगी बात? तो इसकी डेफिनेशन पढ़ें। A system in which two sides of every transaction are recorded। हर ट्रांजैक्शन की दोनों साइडें रिकॉर्ड की जाएंगी। दोनों साइडें से मुराद कौन कौन सी? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, दोनों साइडों रिकॉर्ड होंगी। क्लियर होगी बात? यस सर। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक हो रही है रिकॉर्ड एक नहीं हो रही। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम को मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपसे ये पूछ ले कि दो सिस्टम है अकाउंटिंग के, फर्ज करें सिंगल एंट्री और डबल एंट्री है, तो मॉडर्न सिस्टम कौन सा? तो मॉडर्न कौन सा? डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम जो है ये मॉडर्न है, ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है? सिंगल एंट्री सिस्टम में रिजल्ट जो होते हैं, ये जो प्रॉफिट या लॉस हम लोग मालूम करते हैं, ये अंदाजन होते हैं, ये 100% एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब वो तीसरे सवाल में पूछ रहा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं। अच्छा, पहले जुबानी सुन ली, फिर हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किसे कहते हैं? हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं जब हम लोग कैपिटल मालूम करने के लिए बनाते हैं और उसमें दो चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। कौन कौन सी? एक साइड पे क्या होते हैं, एक साइड में क्या होते हैं? एसेट्स, और दूसरी साइड में लायबिलिटीज। और बैलेंस शीट में क्या होता है? एक साइड पे एसेट्स, दूसरी साइड पे लायबिलिटी। यही होता है बैलेंस शीट में। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो होती है ये बिल्कुल किसके जैसी होती है? बैलेंस शीट के जैसी, जो आपने आईटी पार्ट 1 में बनाई है। क्लियर होगी बात? अच्छा, जब हम लोग इसकी तारीफ लिखेंगे तो उसमें पहली बात ये लिखेंगे, क्या लिखनी है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो होती है ये किसके जैसी होती है? बैलेंस शीट की तरह होती है। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या लिखा जाता है? एसेट्स और लायबिलिटी। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम बनाते क्यों? ये इसकी तारीफ में बात आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, खुद से भी एक दो लाइनें आप ऐड कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाई जाती है? क्या मालूम करने के लिए? क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल मालूम करने। अगर ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, और अगर क्लोजिंग कैपिटल चाहिए तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का मकसद क्या है? कैपिटल मालूम करना। डन? अच्छा, अब इसकी तारीफ पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है ये बैलेंस शीट की ही एक किस्म है, या बैलेंस शीट की ही तरह बनाई जाती है। हैविंग एसेट्स ऑन लेफ्ट साइड, एसेट कहाँ लिखे जाते हैं इसमें? लेफ्ट साइड में, एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन दी राइट साइड, और लायबिलिटीज और कैपिटल कहाँ लिखे जाते हैं? राइट साइड पर। ठीक है, राइट साइड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ये बात अहम है, ये बात भी अहम है कि जो आपके ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये डबल एंट्री सिस्टम में नहीं बनाई जाती। ये किस में बनाई जाती है? सिंगल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम में ये बनती है, डबल एंट्री सिस्टम में ये नहीं बनती। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? बैलेंस शीट। और सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। दोनों एक ही तरह के। ठीक है, बैलेंस शीट में भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं, और यहाँ पर भी एसेट्स और लायबिलिटीज। क्या याद है इसका? जिन लोगों को बार-बार बनाई है उनको तो याद होगा, जिन लोगों ने नहीं बनाई उनको इसका ये स्केच होता है। बहुत सिंपल है, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये लेफ्ट साइड है, उसने इसकी डेफिनेशन में लिखा था कि लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? एसेट्स, और राइट साइड में लायबिलिटीज एंड कैपिटल। इस साइड पे। ठीक है, अगर ये हमने मालूम करना है तो हम क्या करते हैं? एसेट्स का टोटल करते हैं और उसमें से लायबिलिटीज को हम माइनस करते हैं, तो बाकी क्या बचता है? कैपिटल। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ये बनता है। ठीक है, ये हम लोग बनाते हैं। अगला सवाल क्या है? इंक्रीज्ड नेटवर्क मेथड। इंक्रीज्ड नेटवर्क मेथड मैंने आपको बताया था शुरू में
कि ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसमें जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना हो, अगर सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट या लॉस मालूम करना हो तो उसके दो तरीके होते हैं। नंबर 1, इंक्रीज इन नेट वर्थ मेथड, इंक्रीज इन नेटवर्क मेथड। दूसरे मेथड का नेम है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड, ये दो तरीके होते हैं प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए, लेकिन किस सिस्टम में? सिंगल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम आइकॉन पार्ट 1 में चला गया, उसमें आप लोग बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट निकालना। यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालना हो सिंगल एंट्री सिस्टम में तो दो तरीके। ये है पहला मेथड, इसके बारे में वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये क्या है, इसके बारे में मैं बड़ी डिटेल बताऊंगा, ध्यान से सुनो। वैसे ही बताऊंगा जैसे मैंने पहले दिन बताया। नेटवर्क का मतलब होता है आमतौर पे कैपिटल, ठीक है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में होता क्या है, आप प्रॉफिट कैसे मालूम करते हो? देखो कैसे, आपने एक दुकान बनाई। सिंगल एंट्री सिस्टम छोटे कारोबारों के लिए होता है, बड़े कारोबार के लिए नहीं चलता, एक्यूरेट रिजल्ट के लिए, ठीक है। आपने दुकान बनाई मोहल्ले में, ठीक है, गली मोहल्ले में आप किराने की दुकान, वहां पर आपने 4 लाख रुपए का सामान डाल दिया, 4 लाख रुपए आपका टोटल लगा। इस 4 लाख रुपए में आपने कुर्सी भी ली है, काउंटर भी बनवाए बीच में, यानी कि फर्नीचर, टेबल भी एक रखा, टेबल काउंटर में टेबल भी है। अच्छा, उसमें आपने एक वो स्केल भी लिया, कंडा जिसे हम कहते हैं तोलने के लिए चीज़, और बाकी पैसों के आपने चावल, घी, दालें, आटा, सूजी, मैदा, टॉफियाँ, बिस्किट, ये सारा कुछ आपने रख दिया। डन। अच्छा, कितने से आपकी आपकी दुकान कितने से शुरू हुई है? 4 लाख रुपए से, ठीक है। ये कहलाता है आपका ओपनिंग कैपिटल। जब आपका कारोबार शुरू हुआ उस वक्त जितना कैपिटल था, जितना सरमाया था, जितनी इन्वेस्टमेंट थी, उसको हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल, और वो कितना था? 4 लाख। डन। 1 साल तक आप दुकान को चलाते हैं, चावल की बोरी बिक गई, नहीं ले आए, प्रॉफिट आया, 2 बोरियां कर ली। दालों की एक बोरी थी, वो बिक गई, प्रॉफिट भी हुआ, आपने कुछ प्रॉफिट घर में इस्तेमाल कर लिया, कुछ आपने फिर दुकान में डाल दिया। दालों की बोरियां भी 2, टॉफियां भी बढ़ गई, बिस्किट भी, जैसे जैसे रोजाना का प्रॉफिट आ रहा था, आप चीज़ें बेच रहे हैं, नहीं लेके आ रहे हैं, बेच रहे हैं, नहीं लेके आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी दुकान जो है वो बढ़ती है। अब जब हो गया 1 साल पूरा, साल के एंड पे आपने देखा यार 1 साल हो गया, तो मैं पता तो करूँ कि मैं मेरा काम जो है, कारोबार जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो कितना प्रॉफिट में जा रहा है, और अगर लॉस में जा रहा है तो कितना लॉस में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने साल के एंड में आपने हिसाब लगाया कि शुरू में मेरे पास एक काउंटर था, अब जनाब 2 काउंटर हो, 7 मतलब 10,000 रुपये का काउंटर एक्स्ट्रा कहाँ से? इसी कारोबार में से, कारोबार से कमाया, यहीं से ही आया। कितने का आया काउंटर? नया काउंटर 10,000। फिर आपने देखा कि मेरे पास चावल, जब मैंने शुरू किया था तो चावल थे मेरे 40,000 के, अब मेरे पास चावल पड़े हैं 80,000। कितना इजाफा हो चुका? 40 ही और इजाफा हो चुका। काउंटर भी एक आ चुका है, काउंटर कितने का? 10,000। एक्स्ट्रा चावल भी आ गए 40,000, टोटल कितना इजाफा हो चुका? 50,000। अच्छा, फिर आपने देखा कि दालें भी बढ़ गई, 10,000 की दालें बढ़ गई, कितना इजाफा होगा? 60,000। फिर आपने देखा जनाब टॉफियाँ, बिस्किट, ये वो मिला मिल के 40,000 का और इजाफा हो चुका, 40,000 का और भी सामान लाख रुपये हो गए। 1 लाख रुपये का आपने बीच में एसी भी लगवाया, 2 लाख रुपये, यानी कि साल के शुरू में आपकी इन्वेस्टमेंट थी 4 लाख, साल के एंड पे आप देख रहे हैं कि अब आपका जो सारा कुछ पड़ा हुआ है, सारा सामान समूह ये वो सारा कुछ मिला के वो कितने का हो गया? 6 लाख का हो चुका, ठीक है। अच्छा,
इसमें से 50,000 रुपये आप घर में भी लगा चुके हैं। 50,000 रुपये आप लोग घर में भी लगा चुके हैं, तो इस घर की चीजें जो हैं वो भी ले चुके हैं। इसका मतलब है कि आपका टोटल इजाफा कितना हो चुका है? 6,50,000। यानी कि आपने कारोबार शुरू कहाँ से किया? 2 लाख रुपए का सौदा भी पड़ा एक्स्ट्रा, 50 उधर भी लगा चुके हैं घर में, यानी कि 2.5 तो आपका बढ़ गया, 2.5 लाख रुपए आपके बढ़ गए। ये था आपका opening capital। साल के एंड पे अब आपने हिसाब लगाया कि अब कैपिटल कितना है, इसको कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, साल के एंड वाला कैपिटल। इजाफा कितना हुआ, दोनों का फर्क निकालना, 2.5 लाख। ये जो 2.5 लाख रुपए आपका कैपिटल में इजाफा हुआ है, इसको कहते हैं प्रॉफिट। ये एक तरीका है प्रॉफिट मालूम करने का, दुकान का प्रॉफिट मालूम करने का। इस तरीके को कहते हैं इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल में इजाफा। कैपिटल में इजाफे के तरीके से आपने प्रॉफिट मालूम कर लिया। ये जो प्रॉफिट मालूम करने का तरीका है, इसको कहते हैं इंक्रीज इन कैपिटल। लेकिन आमतौर पे अकाउंटिंग में इसका नाम कैपिटल नहीं लिया जाता, क्योंकि कैपिटल में और नेटवर्थ में थोड़ा सा फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है वो हम लोग अगली क्लासेस में जाके डिस्कस करेंगे। आप फिलहाल यूँ समझें कि नेटवर्थ और कैपिटल एक ही चीज। तो इसको हम क्या देते हैं, इंक्रीज इन नेटवर्थ मेथड। जब आप इस तरीके से आप प्रॉफिट मालूम कर रहे होते हो, तो यानी कि साल के शुरू में मेरा कितना सामान था और साल के एंड में कितना सामान है, जितना इजाफा हो चुका है वो प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट मालूम करने का तरीका क्या कहलाएगा, इंक्रीज इन नेटवर्थ मेथड। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? तो ये तरीका कार होता है जब हम ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का मुवाजना करके हम निकालते हैं फर्क कितना आ रहा है। वो तरीका जो है वो कहलाता है इंक्रीज इन नेटवर्थ मेथड। अब हम इसकी तारीफ पढ़ते हैं कि इंक्रीज इन नेटवर्थ मेथड की तारीफ में क्या लिखा है। जब हम पढ़ेंगे तो हमें अब समझ आएगी बात। इंक्रीज्ड नेटवर्थ मेथड में देखेंगे क्या है, the method in which adjusted capital at the end, adjusted capital at the end। अब adjusted capital क्या है, ये देखिए, ये क्लोजिंग कैपिटल था 6 लाख, और जो घर में भी पैसे इस्तेमाल हो गए मैंने उसको भी वापस इसमें जमा कर दिया, क्योंकि वो दुकान के ही पैसे थे। तो असल में इजाफा कितना हुआ है, 2 लाख नहीं हुआ बल्कि 2.5 लाख। मैंने वो जो 50,000 रुपये जमा मेरा हुआ था, इस्तेमाल हुआ था घर में, वापस मैंने इसमें जमा कर दिया। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, क्लोजिंग कैपिटल मैंने एडजस्ट किया है, थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट किया। वो जो इधर उधर पैसे लग गए थे वो भी वापस मैंने उसमें डाल के उसको सही वाला एडजस्ट किया। इसको कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, या एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इसको दोबारा, अब स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें, समझ आएगा। दिस इन द मेथड इन व्हिच एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, यानी कि ये बात, ये जिसको मैं कह रहा हूँ क्लोजिंग कैपिटल, एंड वाला कैपिटल कह लें या क्लोजिंग कैपिटल कह लें, बात तो एक ही है और बात सिर्फ मुख्तलिफ है, बात यही कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं कि इस मेथड में क्या होता है, एडजस्टेड कैपिटल एट दी एंड, इसको क्या किया जाता है, क्या कहते हैं इसको, एंड कैपिटल इन दी बिगिनिंग, ये वाले की बात है, इस वाले की बात है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एट दी बिगिनिंग, एडजस्टेड कैपिटल एट दी एंड, और ये वाला कैपिटल कौन सा है, कैपिटल एट दी बिगिनिंग। इन दोनों को क्या किया जाता है, आर कंपेयर्ड, इन दोनों का मुवाजना किया जाता है, इन दोनों का मुवाजना किया जाता है कि इजाफा हुआ है या कमी हुई है, क्या हुआ है, टू असर्टेन दी प्रॉफिट और लॉस। असर्टेन होता है कैलकुलेट करना, मालूम करना, ठीक है, फाइंड करना। तो मालूम करने के लिए क्या मालूम करेंगे, प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो समझ लगी कि इंक्रीजिंग नेटवर्थ मेथड की तारीफ उसने क्या की है, उसने कहा है कि ये जो एडजस्टेड कैपिटल एट दी एंड वाला है, इसको कैपिटल एट दी बिगिनिंग वाले से कंपेयर किया जाता है और इस तरह प्रॉफिट या लॉस मालूम किया जाता है। अच्छा, लॉस भी हो सकता है, यस सर, लॉस भी हो सकता है, हो सकता है ना। लॉस कैसे हो सकता है, अगर कारोबार शुरू किया था 4 लाख से और साल के एंड के आगे क्या हुआ,
2 लाख है। साल के एंड पे रहेगा जी 2,30,00,000। समान अमाउंट कितने का रह गया? 2,30,00,000। ये तो पहले से कम होंगे। शुरुआत हुई थी 4 लाख से, ये तो साल के एंड पे जाकर नीचे चले गए 2,30,000 के। तो कितनी कमी हुई? 1,70,000। कितनी कमी हुई? 1,70,000 पे कमी होगी। अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ये हमारा कम हो गया, तो इसका मतलब है कि ओपनिंग कैपिटल कितना था? 4 लाख, और फर्क कितना है? 1,70,000। तो ये हमारा क्या है? लॉस। लेकिन ये क्या था? समझ आ रही बात? अगर तो साल के शुरू से हम लोग पहले शुरू वाले कैपिटल से हम लोग बेहतर हुए, पहले से इजाफा हुआ, तो वो प्रॉफिट है। पर अगर पहले से कमी होगी, इसीलिए जब हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम लोग क्या लिखते हैं? CDA। सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। ये बात क्लोजिंग कैपिटल ये वाला लिखते हैं, ठीक है? इसको हम ऊपर लिखते हैं और इसको इसमें से माइनस करते हैं, यानी कि हम यूं करते हैं क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कितना है इस केस में? कितना है? 6,50,000 माइनस ओपनिंग कितना है? 4 लाख। तो 6,50,000 बड़ी रकम है। इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो बाकी कितना बचा? 2.5 लाख। आंसर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? ये प्रॉफिट है। लेकिन यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? ये क्लोजिंग 2,30,000। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 2,30,000। और ओपनिंग कैपिटल कितना है? माइनस करो 4 लाख। अब 2,30 में से 4 माइनस करोगे तो आंसर तो माइनस में चला जाएगा। 2,30,000 में से 4 लाख माइनस करोगे तो आंसर तो नेगेटिव चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा। कितना आएगा? माइनस 1,00,000। ये जो माइनस का वर्ड है, माइनस का जो साइन है, ये बता रहा है कि ये लॉस है। ठीक है? ले अभी बात इंक्रीजिंग नेटवर्क समझ आ गया? जिसमें ऐसा तरीका प्रॉफिट या लॉस मालूम करने का जिसमें हम लोग ओपनिंग कैपिटल और एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल को हम कंपेयर करते हैं और वहां से मालूम करते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये तरीका काम जो है ये कहलाता है इंक्रीजिंग नेटवर्क मेथड। डन? आगे चलिए। आगे लिखा हुआ ड्राइंग्स, ये तो बड़ा आसान है, ये तो आइटम पार्ट 1 में भी बहुत दफा है। ड्राइंग्स का मतलब जब कारोबार का मालिक अपने कारोबार से कैश ले जाए, स्टॉक ले जाए, कुछ भी ले जाए, कहाँ ले जाए? अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए या घरेलू इस्तेमाल के लिए या निजी इस्तेमाल के लिए, तो वो कहलाती हैं ड्राइंग्स। अब जल्दी से इसको पढ़ लें, टाइम नहीं इसमें हम वेस्ट करेंगे। कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग्स। जब कारोबार का मालिक कैश या अशिया कारोबार से ले जाए किस लिए? और पर्सनल यूज, ज़ाती इस्तेमाल के लिए, निजी इस्तेमाल के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। आगे चलते हैं फ्रेश कैपिटल। अच्छा, एडिशनल कैपिटल पता था? एडिशनल कैपिटल वही कहलाता है फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल क्या है? ये कैपिटल कौन सा है? कौन से वाला? जो साल के शुरू में। ये कौन सा है? क्लोजिंग जो साल के कैपिटल मौजूद है। अब इन दोनों के दरमियान में होता है फ्रेश कैपिटल, या उसको हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। तो उसकी तारीख क्या बनेगी? ये तो वो वाला कैपिटल हो गया जो साल के शुरू में, ये वो हो गया जो साल के एंड में। फ्रेश कैपिटल की तारीख क्या बनेगी? बड़ी आसान है। ऐसा कैपिटल जो साल के दौरान कारोबार का मालिक कारोबार में लगाता है। यानी कि जब कारोबार के मालिक को पता लगे मेरी दुकान नीचे जा रही है, सरमाया इसमें कम हो, इसको मजीद पैसे की जरूरत है, या इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, लाजमी है कि दुकान नीचे ही जा रही है तो ही वो पैसे डालेगा। वो अगर कारोबार को बढ़ाना चाहता है तो भी वो पैसे डालता है। तो साल के दौरान जब कारोबार का मालिक मजीद कारोबार में पैसा लगाता है, मजीद पैसा लगाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेश कैपिटल, या उसको कहते हैं एडिशनल कैपिटल। अच्छा, ये कैश भी हो सकता है जो मजीद लगाया जा रहा है, कैश भी लगा सकता है, मजीद स्टॉक भी लगा सकता है, मजीद फर्नीचर भी लगा सकता है, मजीद कुछ भी लगा सकता है। कुछ भी वो अपने ज़ाती ज़राए से लेके आए और कारोबार में लगा दे, कुछ भी लेके आए, तो उसको हम कहते हैं फ्रेश कैपिटल। अच्छा, फ्रेश कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों ऑपोजिट नहीं लगेंगे। जब कारोबार का मालिक कारोबार से कुछ भी लेके जाएगा तो वो ड्राइंग्स है, और जब कुछ भी लेके आएगा तो कैपिटल। ठीक है? अब चलिए इसको पढ़ते हैं, फ्रेश कैपिटल किसे कहते हैं? अच्छा, इसका दूसरा नाम साथ लिख लें बुक में, एडिशनल कैपिटल इसको कहते हैं।
इसका एक नाम क्या है? एडिशनल कैपिटल। और इसको फर्दर कैपिटल भी कहते हैं। फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल। पेपर में तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है? पढ़िए इसको, क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल की वो रकम जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है, लगाई गई है, कब? ड्यूरिंग द ईयर। कब लगाई गई है? ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान। दरमियान नहीं, दौरान। अच्छा, साल के दौरान और साल के दरमियान में क्या फर्क है? अगर साल एकदम जनवरी से शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, तो साल का दौरान क्या है और दरमियान क्या है? दरमियान क्या है? दरमियान 6 महीने, 30 जून। और दौरान कभी भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी भी महीने में, वो दौरान, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान। मिड ऑफ द ईयर नहीं लिखा हुआ, दरमियान नहीं लिखा हुआ, ठीक है? ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर इन द बिजनेस इज नोन एज फ्रेश कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। समझ आ गई बात? अगला सवाल पढ़े। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किसे कहते हैं? लो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो हमने डिस्कस कर ली। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, अच्छा बोल रही, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होती है? एसेट्स और लायबिलिटीज की स्टेटमेंट किस लिए बनाई जाती है? कैपिटल में। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करते हैं तो कैपिटल आता है। अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है? ये ऐसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है जो कब बनाई जाएगी? साल के शुरू में या साल के एंड में, जहां भी बनाएंगे। लेकिन इसमें जो एसेट्स इस्तेमाल होंगे वो कौन से होंगे? साल के शुरू वाले। और जो इसमें लायबिलिटीज इस्तेमाल होंगे वो भी कौन सी होंगी? साल के शुरू वाली। अच्छा, अगर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे तो उसमें जो एसेट्स और लायबिलिटीज लिखेंगे वो कौन से लिखेंगे? साल के एंड वाले। ओपनिंग स्टेटमेंट है तो कौन सी एसेट्स और लायबिलिटीज? साल के शुरू वाले। दो किस्म के एसेट दिए जाते हैं, साल के शुरू वाले और साल के एंड वाले। दो किस्म की लायबिलिटीज दी जाती हैं, साल के शुरू वाली और साल के एंड वाली। तो जब आप ओपनिंग स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज कौन से लेंगे? साल के शुरू वाले। डन? अच्छा, साल के शुरू वाले एसेट्स और लायबिलिटीज लेंगे और जो उनकी मदद से कैपिटल निकलेगा वो भी कौन सा होगा? ओपनिंग कैपिटल। क्लियर हो बात? तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किस लिए बनाई जाती है? ओपनिंग कैपिटल मालूम करने के लिए। अब इसको बड़े इसमें क्या लिखा है? इट इज प्रिपेयर्ड, ये बनाई जाती है टू फाइंड आउट, मालूम करने के लिए, दी ओपनिंग कैपिटल। क्या मालूम करने के लिए? ओपनिंग कैपिटल। अगर यही आपसे वो पूछ ले कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की तारीफ करो तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल जहां पर ओपनिंग लिखा वहां पे क्या कर दोगे? क्लोजिंग। क्लियर बात? अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। आखिरी सवाल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, नाम ही इसका बता रहा है, इसका नाम ही बता रहा है कि ये स्टेटमेंट किस लिए बनाई जाती है, किस लिए बनाई जाती है? मुनाफा या नुकसान मालूम करने के लिए, ठीक है? तो इसकी स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखिए क्या लिखी है? इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट, ये बनाई जाती है मालूम करने के लिए, दी प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या नफा या नुकसान मालूम करने के लिए, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। हो गया सवाल? अच्छा, कुछ इसके शॉर्ट क्वेश्चन वो भी हैं जो एक्सरसाइज में दिए हैं, तो कल हम लोग इंशाल्लाह ताला वो वाले पढ़ेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। ओके सर। कोई सवाल तो मेरे ख्याल से होगा नहीं।